Okay, so we are jumping directly to chapter number 6. Okay, that is time of supply. Chapter number 4 is your exemptions that we are going to discuss at very last of our syllabus. Okay, then chapter number 5 is place of supply that we are going to discuss, but first we will discuss time of supply chapter 6, then value of supply chapter 7, and then we will come back to chapter number 4, that is place of supply. Okay, so chapter number 6 time of supply. देखो लॉजिक आप अंडरस्टैंड करो, हमने पहले क्या किया कि वी डिस्कस व्हाट इज सप्लाई, मतलब टैक्स लेवी कौन से ट्रांजैक्शन पे होने वाला, दैट वी डिस्कस इन द वेरी फर्स्ट पार्ट. ओके, देन व्हाट वी डिड, वी डिस्कस्ड अबाउट द चार्जिंग सेक्शन. ओके, नाउ इन दिस चार्जिंग सेक्शन लेवी कैसे वो डिफाइन हो गया, लेकिन अब जब एक्चुअल टैक्स कलेक्ट करना है मुझे, तो वो कलेक्ट करने के टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये 3 एडिशनल फैक्टर्स मुझे देखने पड़ते हैं. ओके, सो उसमें से जो टाइम ऑफ सप्लाई का जो पार्ट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर नंबर 6. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टाइम ऑफ सप्लाई? ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी, अब कोई भी ट्रांजैक्शन जब होता है कमर्शियल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज मुझे कुछ गुड्स परचेज करना है. Okay, so I am going to purchase some goods from, let's say, Anand sir. So what will happen? First of all, well, forget about my example. You will tell me, अगर आपको कुछ गुड्स मार्केट से परचेज करना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करना है, तो आप क्या करोगे? What you will do? Just you will go in the market and buy the goods. Okay, so first of all you determine what is the quantity you want. Okay, then you will contact different ट्रेडर्स और डिफरेंट पर्सनस हु आर ट्रेडिंग इन दैट गुड्स. आप रेट कैसा है क्या है वो इंक्वायरी करोगे. उसके बाद जो आपको कम से कम रेट में अच्छे से अच्छे क्वालिटी का गुड्स दे रहा हो, देन व्हाट यू विल डू, यू विल प्लेस अ परचेस ऑर्डर विथ हिम, राइट. सो आपने परचेस ऑर्डर प्लेस किया, उसको कुछ तो अमाउंट आपने एडवांस दे दिया, लेट्स राइट अज्यूम. उसके बाद क्या हो गया, उसने गुड्स पैक किया और आपको डिलीवर कर दिया. गुड्स डिलीवर करने के बाद लेट से 5 दिन के बाद आपने उसको पेमेंट कर दिया. तो जब मैं कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस का ट्रांजैक्शन देखता हूँ तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि इसमें जो इंक्वायरी और ये सब छोड़ दो, ये तो ठीक है, वो तो होता रहता है. जब एक्चुअल ट्रांजैक्शन मेरा स्टार्ट कहाँ से हो गया, जब से मैंने परचेस ऑर्डर प्लेस किया. ठीक है, तो मैंने उसको परचेस ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद उसने मुझे गुड्स की डिलीवरी दी. ओके, परचेस ऑर्डर प्लेस किया, मैंने उसको कुछ एडवांस पे किया, उसके बाद उसने डिलीवरी दी, उसके बाद मैंने बचे हुए पेमेंट्स उसको दे दिया. तो जब मुझे जीएसटी लेवी करना है, सो एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम शुड आई लेवी द टैक्स? मैं परचेस ऑर्डर के टाइम पे लेवी करूँ, या फिर मैं जब एडवांस पे करता है उस टाइम पे करूँ, या फिर जो गुड्स की डिलीवरी देते हैं तब पे करूँ, या फिर मुझे पेमेंट मिलता है तब पे करूँ? So there are different points of time which are involved in a particular transaction. Similarly, suppose कोई कंपनी मुझे ऑडिटर करके अपॉइंट करती है, so they will issue me the appointment letter. So this is the first part. Then I will start the auditing. Then I will issue the audit report. Then I will raise the invoice, and then my client will pay me. So इसमें ऐसा है कि मैं GST पे कौन से टाइम पे करना है मुझे. सही बात है, जब मुझे मेरी अपॉइंटमेंट होती है तब पे करना है, या फिर मैं इनवॉइस इशू करता हूँ तब करना है, या फिर मैं ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तब पे करना है. इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमें ये टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस बहुत से इंपॉर्टेंट है. So basically time of supply provisions talk about exactly at what point of time your levy of the tax arises. Understood? Okay. So let's, क्या होता है, देखो पीओ या परचेस ऑर्डर होता है, या फिर एग्रीमेंट होता है, या फिर गुड्स का डिस्पैच होता है, गुड्स का डिलीवरी होता है, जो अभी हमने ये सब डिटेल में डिस्कस किया है, या फिर एक्चुअल सर्विस का प्रोविजन होता है, पेमेंट मिलता है. सो देर आर डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिलेशन टू सप्लाई. सो एग्जैक्टली एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू पे द जीएसटी. ओके, दीज आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन अंडर दिस चैप्टर नंबर 6, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई. टाइम ऑफ सप्लाई में there is section 12 and section 13. Basic provisions of time of supply are there in section 12 and section 13. Okay, section 12 talks about time of supply for goods. Okay, section 13 talks about time of supply for services. Again, जो हमने सुबह बोला था ना कि गुड्स और सर्विस के अलग अलग क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों हैं, तो ऐसे कुछ सिनेरियोज अब आने वाले हैं जिसमें गुड्स के लिए अलग प्रोविजन है, सर्विस के लिए अलग प्रोविजन है.
ओके, तो सेक्शन 12 में हम गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई के लिए कुछ प्रोविजन क्या है वो डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 13 में हमको क्या डिस्कस करना है, सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए कब टाइम ऑफ सप्लाई अराइज होता है। एंड एट द सेम टाइम ये सेक्शन 12 और सेक्शन 13 डिस्कस करते टाइम ही वी हैव टू टेक रेफरेंस ऑफ सेक्शन 31 फ्रॉम CGST एक्ट, दैट इज इनवॉइस। ओके, इश्यू ऑफ इनवॉइस के जो प्रोविजन सेक्शन 31 में दिए हुए हैं, तो सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 31 ऐसा एक साथ रीड करके हमें टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस अंडरस्टैंड करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन सेक्शन नंबर 12 फर्स्ट, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। TOS का मतलब क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ओके, सो 12 सबसेक्शन 2 के अंडर फॉरवर्ड चार्ज, सबसेक्शन 3 के अंडर रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है। ओके, ऐसे अलग अलग से केसेस हमको देखने हैं। सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। ओके, क्या बोलता है बघा, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज इज द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच he is required under section 31 to issue the invoice with respect to the supply। क्या बोला है यहाँ पे कि सेक्शन what is the time of supply of goods, so it is basically date of issue of invoice। उस गुड्स के लिए आप इनवॉइस किस डेट पे इशू करते हो, दैट डेट, और लास्ट डेट जब तक आप इनवॉइस इशू कर सकते हो एज पर सेक्शन 31 वो डेट। ओके, इसमें से जो अर्लियर है दैट विल बी नॉट अर्लियर, इसमें से आपको देखना है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सप्लाई, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। सो बेसिकली गुड्स के ऊपर GST कब देना है, जब मैं उसका इनवॉइस रेज करूंगा। ओके, इनवॉइस बोले तो बिल देता हूं ना, मैं इनवॉइस देता हूं गुड्स के साथ। आपके मॉड्यूल में एक और बात इसमें ऐसी लिखी रहेंगी कि उसमें ऐसे दिखा है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उस डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई अराइज होता है गुड्स के केस में। लेकिन वो विच एवर पेमेंट का जो क्लॉज है ना, वो क्लॉज को एग्जम्पशन दिया हुआ है GST में, इसलिए वो रिलेवेंट नहीं है, वो लॉ में है लेकिन रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट क्या है हमारे लिए, टाइम ऑफ सप्लाई कब अराइज होगा गुड्स का, जब मैं उसका इनवॉइस इशू करूंगा, या फिर सेक्शन 31 के हिसाब से जब मुझे इनवॉइस उसका इशू करना चाहिए, दैट डेट इज माय टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया? मतलब गुड्स के लिए क्रक्स क्या है मेरा, मैं इनवॉइस कब इशू करता हूं। अंडरस्टूड? ठीक है, मतलब हमें अब सेक्शन 31 के प्रोविजंस देखने पड़ेंगे कि गुड्स के लिए इनवॉइस कब इशू करना है, राइट? सो व्हाट सेक्शन 31 सेज, अंडर सेक्शन 31 देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस फॉर इशू ऑफ इनवॉइस फॉर गुड्स। एक जो है जो इसको हम ऑर्डिनरी केस बोलेंगे, जो नॉर्मल केस में जो होता है वो, दूसरा है वो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, और तीसरा केस है जिसमें हम गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ओके, देन इन दैट केस इनवॉइस कब इशू करना है। ये 3 केसेस में हमें देखना है कि इनवॉइस मतलब इनवॉइस कब इशू करना है एज पर सेक्शन 31, और जो इनवॉइस इशू की डेट होगी वही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होने वाला है। समझ में आ गया? Okay, so let's first discuss about ordinary case or normal case. Okay, when the invoice should be issued under section 31, a registered person supplying taxable goods shall before or at the time of removal of goods for supply to the recipient, where the supply involves movement of goods or delivery of goods or making available thereof to the recipient in any other case, should issue the invoice. कब इनवॉइस इशू करना है? ओके, 2 केसेस बोले हैं इसमें। क्या? अगर सप्लाई करने के लिए गुड्स की मूवमेंट करना जरूरी है। ओके, पहली केस क्या बोल रहे हैं वो, सप्लाई करने के लिए गुड्स की मूवमेंट करना जरूरी है, तो वो गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले आपको इसका इनवॉइस इशू करना है। ठीक है, सप्लाई करने के लिए क्या जरूरी है, गुड्स की मूवमेंट करना जरूरी है। मतलब लेट से मैं पुणे में हूं और मुंबई के किसी कस्टमर को मुझे गुड्स बेचना है, तो सप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मेक द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम पुणे टू मुंबई। अंडरस्टूड? या फिर यहाँ से दिल्ली के कस्टमर्स को गुड्स देना है तो मुझे मूवमेंट करना पड़ेगा ना गुड्स का, राइट? सो सप्लाई करने के लिए अगर गुड्स का मूवमेंट करना जरूरी है, सो इन दैट केस इनवॉइस शुड बी इशूड, ओके, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई। रिमूवल मतलब मेरे फैक्ट्री से डिस्पैच हो जाएगा जब गुड्स, ठीक है? सो सप्लाई करने के लिए गुड्स का मूवमेंट करना जरूरी है, तो इनवॉइस कब इशू करना है, गुड्स डिस्पैच होने से पहले या डिस्पैच होने के टाइम पे
इसका मतलब इन अदर वर्ड्स विदाउट इनवॉइस आई कैनॉट डिस्पैच द गुड्स और विदाउट इनवॉइस आई कैनॉट मेक मूवमेंट ऑफ गुड्स. अंडरस्टैंड? ओके. सी एक जीएसटी में जनरल रूल है, बाकी का जो रिलेवेंट चैप्टर आएगा तब हम बोलेंगे. विदाउट कवर ऑफ डॉक्यूमेंट आप कोई भी गुड्स की मूवमेंट नहीं कर सकते, कुछ तो डॉक्यूमेंट उसके साथ होना जरूरी है. ओके. सो इनवॉइस देखो, गुड्स की मूवमेंट करना अगर जरूरी है, इफ मूवमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सप्लाई, देन व्हेन इनवॉइस इज टू बी इशूड, इनवॉइस हैज टू बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स. रिमूवल बोले तो डिस्पैच ऑफ गुड्स. समझ गया? ओके. सो जिस डेट पे ये मैं इनवॉइस इशू करूंगा, दैट डेट शुड बी और दैट डेट विल बी ट्रीटेड एज माय टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है? अंडरस्टूड? समझ में आ गया पहला केस. दूसरा केस में क्या बोल रहे हैं? द टाइम ऑफ इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू रिसिपिएंट एनी अदर केस. ओके. मूवमेंट इन्वॉल्व है तो क्या है, हमने देख लिया. अगर ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन एनी अदर केस के है, मतलब जिस ट्रांजैक्शन में गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है. लेट्स टेक एग्जांपल, मेरा ग्रोसरी शॉप है, कस्टमर मेरे काउंटर पे आता है और गुड्स परचेज करता है, राइट. इसमें मुझे कुछ मूवमेंट करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता, मेरे काउंटर पे ही मैंने गुड्स दे दिए उसको. ओके. अगर ऐसा केस है, मतलब जिस केस में गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें वो क्या बोल रहे हैं, इनवॉइस कब इशू करो, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स. मतलब जब मैं काउंटर पे उसको डिलीवरी दे दूंगा, इमीडिएटली मैं उसका इनवॉइस इशू करूंगा. या फिर मेकिंग अवेलेबल गुड्स टू द रिसिपिएंट, या फिर गुड्स जब मैं उसको अवेलेबल करके दूंगा. सो अल्टीमेटली क्या होगा, जब मैं उसको गुड्स दे रहा हूं, एट दैट टाइम ओनली आई हैव टू इशू द इनवॉइस. अंडरस्टूड? एंड दिस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज treated as my what? Is treated as my time of supply. Now you have to understand why the wording is date of issue of invoice or the last date on which is required to issue the invoice. Okay, इसका मतलब प्रोविजन ऐसा बोल रहा है कि गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो मुझे मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले इनवॉइस इशू करना है. मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो जब गुड्स की डिलीवरी कस्टमर को देता हूं तब मुझे इनवॉइस इशू करना है. अगर कोई इनवॉइस इशू नहीं करता है तो क्या, राइट. इसके लिए ये सेकंड वाला क्लॉज और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 31 ये पिक्चर में आ जाता है. इसका मतलब देखो, मैंने अगर आज गुड्स डिस्पैच कर दिए किसी को, ओके, आज मतलब आज 9th ऑफ मार्च है, मैंने आज गुड्स किसी कस्टमर को डिस्पैच कर दिए, लेकिन मैंने इनवॉइस इशू नहीं किया आज, फिर भी व्हाट शुड बी द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर 31? टुडे इज द लास्ट डेट, आज ही मैंने उसको इनवॉइस इशू करना है. तो अगर मैं फिजिकल इनवॉइस इशू ना भी करता हूं तो भी 9th मार्च विल बिकम माय टाइम ऑफ सप्लाई. समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे हो रहा है कि that's why they are using these two terminologies, date of issue of invoice or the last date on which is required under section 31 to issue the invoice. Understood? और अगर ऐसा होता है कि मान लो मैंने आज किसी को गुड्स बेच दिए, एक मेरा ग्रोसरी शॉप है, किसी को गुड्स मैंने बेच दिए, लेकिन मेरा अकाउंटेंट छुट्टी पे है आज, इसलिए मैं इनवॉइस नहीं इशू कर सका. मैंने इनवॉइस 10 दिन के बाद इशू किया, फिर भी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 10 दिन के बाद का नहीं होगा. इनवॉइस कब इशू करना चाहिए था, आज इशू करना चाहिए था, 9th ऑफ मार्च को. सो 9th ऑफ मार्च विल बिकम माय टाइम ऑफ सप्लाई. ये प्रॉब्लम कब हो जाता है बताऊं मैं, जब कोई ऐसे मंथ एंड की डेट आ जाती है ना. सो मान लो ऐसा है कि मैंने 29 फेब को किसी को गुड्स डिस्पैच कर दिए और उसका इनवॉइस 5 मार्च को इशू किया, टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, 29 फेब होगा, नॉट 5 मार्च, बिकॉज इनवॉइस कब इशू करना चाहिए था एज पर 31? बिफोर डिस्पैच ऑफ गुड्स. समझ में आ रहा है? इसका प्रॉब्लम कैसे होता है, देखो फेब्रुआरी में जो मेरा सप्लाई होता है उसका जीएसटी मुझे मार्च में पे करना है, मार्च का सप्लाई का जीएसटी अप्रैल में पे करना है. तो इसका अगर मैं इनवॉइस 5 मार्च को दे इशू करता हूं और मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई 5 मार्च है तो उसका जीएसटी में 1 महीना लेट पे करूंगा. सही बात है, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है. सो ऑर्डिनरी केस में क्या होता है, देखो इनवॉइस कब इशू करना है, इफ मूवमेंट of goods is involved in the supply, then you have to issue the invoice on or before commencement of that movement or on or before removal of goods for supply. और अगर movement of goods involved नहीं है तो क्या करना है, जब गुड्स आप डिलीवर करोगे कस्टमर को उस टाइम पे आपको इनवॉइस इशू करना है. और जो इनवॉइस इशू करने की डेट है या फिर लास्ट डेट एज पर सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस, दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. समझ में आ गया? यह है ऑर्डिनरी केस में. अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स की केस है, व्हाट इज कंटिन्यूअस सप्लाई,
कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? कंटिन्यूस सप्लाई मतलब विदाउट इंटरप्शन आपको कंटिन्यूसली सप्लाई चालू रहता है. नो, कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक आपको सप्लाई चालू रहता है. ऐसा कुछ एग्जांपल डेली लाइफ का एग्जांपल है. यस, इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है दैट इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. या फिर पाइपलाइन का गैस आता है हमारे घर में. ओके, दैट इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है, कंटिन्यूसली सप्लाई विदाउट ब्रेक शुरू रहता है. आप यूज करते हो या ना करते हो दैट इज नॉट द मैटर, लेकिन कंटिन्यूसली सप्लाई शुरू रहता है. ऐसा अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होता है तो इसमें पॉइंट है ना कि मैं कब इनवॉइस इशू करूंगा उसका. एक पर्टिकुलर टाइम पे सप्लाई एंड नहीं हो रहा है हमारे वहाँ पे, कंटिन्यूसली सप्लाई शुरू है. राइट, सो पाइपलाइन गैस इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस. ओके, इलेक्ट्रिसिटी में कैसा है? इलेक्ट्रिसिटी जो है ना दैट इज ट्रीटेड एज सर्विस एंड नॉट एज गुड्स. ओके, देयरफॉर बट दिस योर दिस वन जो पाइपलाइन गैस हमको आता है दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स. सो उस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में हम मुझे इनवॉइस कब देना है? तो व्हाट लॉ सेज कि वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, the invoice shall be issued before or at the time each such statement is issued. ओके, मतलब क्या है इसको समझिए कैसा होता है. गैस के केस में कंटिन्यूस सप्लाई होता है तो इसका मतलब हमें क्या होता है, हर महीने को बिल आता है हमको. ओके, उसमें मैंने महीने के स्टार्टिंग में मेरा रीडिंग कितना था, महीने के एंड में रीडिंग कितना है, कितना यूनिट गैस कंज्यूम हुआ, उसके हिसाब से मुझे कितने पैसे देने हैं. सेम इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. राइट, मंथ के स्टार्टिंग में मतलब लास्ट रीडिंग कितना था, करंट रीडिंग कितना है, उसका डिफरेंस उतने यूनिट मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, उसका रेट और उसका बिल ऐसा मुझे आता है. ओके, ये जो हर महीने बिल हमको आता है ना, इस बिल को ही बोलते हैं सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. इसका मतलब हर महीने वो आपको बताता है कि आपने कितने गुड्स कंज्यूम किए हैं और आपको कितना उसके ऊपर इसका कितना पैसा उस गैस कंपनी को या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को देना है. ठीक है, सो ये किस पे डिपेंड करता है? मेरे और मेरे सर्विस प्रोवाइडर के बीच जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट इस एग्रीमेंट में डिफाइन रहता है कि उसका बिलिंग कैसे होने वाला. तो जब हमने गैस का कनेक्शन लिया तो हम साइन करते हैं, रीड नहीं करते क्या लिखा है उसमें. ये बात है ना, जैसे कोई ऐप इंस्टॉल करना है, परमिशन यस यस यस, राइट, वी डोंट रीड कि कौन कौन सी परमिशन हम दे रहे हैं. ऑन द सेम लाइन, और जब वो एग्रीमेंट में डिफाइन रहता है कि हर महीने या हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद आपको बिल इशू किया जाएगा. सो ये जो बिल हमको हर महीने में आता है ना, उसी को बोलते हैं सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं? इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, इफ सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड. सो जब वो सक्सेसिव स्टेटमेंट आपको इशू करेंगे उसी टाइम पे उन्होंने उसका इनवॉइस रेज करना है. सो हमें जो एक ही बिल आता है दैट इज इनवॉइस कम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. एक ही डॉक्यूमेंट में सब डिटेल दिए हुए रहते हैं. अंडरस्टूड? इलेक्ट्रिसिटी का बिल घर में जाके देखो, ओके, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का HSN कोड और ये सब लिखा हुआ रहता है उसमें. ठीक है, इनवॉइस में क्या क्या लिखना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में. लेकिन सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या समझ में आ गया आपको? सो इट विल डिपेंड बेसिकली ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज कि कौन से ड्यूरेशन या कौन से इंटरवल पे मुझे वो सक्सेसिव स्टेटमेंट्स क्या करने हैं, इशू करने हैं. सो अगर ऐसे सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व है तो फिर क्या होगा? जब वो मैं सक्सेसिव स्टेटमेंट इशू करूंगा एट दैट टाइम ओनली यू हैव टू इशू द इनवॉइस. सपोज एग्रीमेंट है मेरे और इसके बीच में कि हम हर महीने के 5 तारीख को मैं स्टेटमेंट इशू करूंगा, पिछले महीने में कितना कंजम्पशन हुआ है उसका. तो 5 तारीख को जब मैं स्टेटमेंट इशू करूंगा एट दैट टाइम ओनली आई हैव टू इशू द इनवॉइस. सो जो मेरी इनवॉइस की डेट है अगेन दैट इज माई टाइम ऑफ सप्लाई. इनवॉइस के डेट का रिलेवेंस क्या है गुड्स के बारे में, उसका टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस के डेट पे डिपेंड रहता है. समझ में आ गया? ओके, और इन एनी अदर केस द डेट व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड. सो अगर दो पार्टी के बीच में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि सक्सेसफुल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशू करना है नहीं करना है, हर महीने करना है, हर 2 महीने करना है, 4 महीने बाद करना है, अगर ये ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है तो क्या होगा? जब वो सप्लायर ऑफ सर्विस को पेमेंट मिलेगा उसका एट दैट टाइम ही हैव टू इशू द इनवॉइस. अगर सक्सेसफुल स्टेटमेंट का प्रोविजन है तो उस स्टेटमेंट के टाइम पे ही इनवॉइस इशू करूँ. अगर सक्सेसफुल स्टेटमेंट का प्रोविजन नहीं है तो क्या होगा? जब वो प्रोवाइडर को पेमेंट रिसीव हो जाएगा एट दैट टाइम ही हैज टू इशू द इनवॉइस एंड दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? कंटिन्यूस सप्लाई का केस समझ में आ गया सबको?
ओके या फिर ऐसे भी हो सकता है, लेट्स से आई एम अ बिल्डर, मैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ एंड आई मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अल्ट्राटेक सीमेंट कि आप मुझे सीमेंट डिलीवर करो, ओके लेकिन ऐसा है कि ये पूरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे कितना सीमेंट लगेगा, सो आई से कि आप कंटिन्यूसली 2-3 महीने मुझे सीमेंट लगने वाला है, आप कंटिन्यूस बेसिस पे सप्लाई करते रहो और हर 100 बैग होने के बाद आपको बिलिंग करना है, ऐसा हमने अगर डिसाइड किया। तो इसका मतलब इज डिसाइडेड कि आफ्टर एवरी 100 बैग देयर इज अ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सो आफ्टर एवरी 100 बैग ही हैज टू अल्ट्राटेक हैज टू इशू द इनवॉइस इन माय नेम, ओके बिकॉज अगेन यहाँ पे सक्सेसफुल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व है। अगर ऐसा कुछ इन्वॉल्व नहीं है तो जब मैं उसको पेमेंट करूंगा एट दैट टाइम दैट कंपनी विल इशू द इनवॉइस। अंडरस्टूड? कंटिन्यूस सप्लाई का केस समझ में आ गया सबको? कुछ डाउट नहीं है इसमें? देखो कुछ डाउट है तो इमीडिएटली पूछो हाँ मुझे, बाद में ये सब इकट्ठा हो जाएगा जब दिमाग में तो ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है। एंड थर्ड केस इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ये क्या होता है ट्रांजैक्शन, कोई बताएगा? व्हाट इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस? हाँ, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस और सेल ऑन रिटर्न बेसिस, ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स है। क्या होता है वो ट्रांजैक्शन? ओके, अप्रूव होने के बाद वो सेल कंसिडर। सो लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज मेरा एक कोई क्लोथ का शॉप है, ओके और कोई एक मेरा कस्टमर आ जाता है कि घर में कुछ शादी है तो मुझे आपसे क्लोथ्स परचेस करने हैं। तो व्हाट आई विल डू, मेरे पास जो क्लोथ्स रहेंगे वो मैं उसको बेच दूंगा, उसको बोलूँगा जितना आपको पसंद है उतना ही आप रख लो, बाकी का मुझे वापस दे दो। इसका मतलब क्या है? देखो हाँ, ये इसमें एक अलग से सिचुएशन कैसे अराइज होती है। देखो मैं गुड्स उसके पास भेज रहा हूँ, ओके ऑर्डिनरी केस में क्या बोलते हैं, अब अगर आप गुड्स का मूवमेंट करने वाले हो तो इनवॉइस के सिवाय नहीं कर सकते, राइट? अब देखो सपोज मैं मेरे यहाँ की 500 साड़ी उसके घर में भेज रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ जितना आपको पसंद है उतना रख लो, बाकी का वापस कर दो। तो जब मैं गुड्स डिस्पैच कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कितने गुड्स का सेल होने वाला है? डू आई नो? आई डोंट नो। 500 में से वो 500 के 500 रिटर्न करेंगे या फिर 200 रखेंगे, 300 रिटर्न करेंगे, एनीथिंग कैन हैपन। सो देयरफॉर गुड्स सेंड करते टाइम तो मैं इनवॉइस इशू नहीं कर पाऊंगा। सही बात है ना? मैं इनवॉइस इशू कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। ये टिपिकल सिचुएशन अराइज होती है फॉर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के केस में, राइट? सो जब मेरा कस्टमर मुझे एक्चुअली बताएगा कि इतने इतने गुड्स मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, एट दैट टाइम ओनली आई विल बी इन द पोजिशन टू इशू द इनवॉइस, राइट? सो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विल बी माई टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग जो ऐसा है कि लॉ के 2 कदम आगे चलने वाले लोग हैं। सो कैन दिस बी यूज्ड एज अ टूल फॉर टैक्स इवेजन? ये जो है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ये टैक्स इवेजन के लिए मैं यूज कर सकता हूँ? यस ऑब्वियसली आई कैन डू। कैसे? देखो मैं उसको क्या बोलता हूँ, मैं आज 500 गुड्स आपको भेज रहा हूँ, आप उसका एडवांस मुझे पे करो। सो वो एडवांस पे करेगा, वो पैसे में यूटिलाइज करूँगा। गवर्नमेंट आएगा, अरे आपने जीएसटी क्यों नहीं भरा? उसने अप्रूवल ही नहीं दिया, मुझे नहीं पता उसने कितने गुड्स रखे हैं। तो ऑलरेडी मैं 500 गुड्स सेल एज गुड एज आई हैव सोल्ड दोज गुड्स, क्योंकि पैसे मिले उसके। सो दिस कैन बी यूज फॉर टैक्स इवेजन। सो ये दिमाग में रख के गवर्नमेंट ने उसको एक अलग से प्रोविजन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे जब गुड्स सेंड करता हूँ तो बनाया है। क्या प्रोविजन बोलता है? देखो, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर एट द टाइम ऑफ एक्चुअल सप्लाई। मतलब जब वो मुझे बताएगा कि कितने गुड्स मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एट दैट टाइम आई हैव टू इशू द इनवॉइस, और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। सो जब वो बताएगा वो डेट, या फिर गुड डिस्पैच करने से 6 months जब एंड होता है जाते हैं वो डेट, उसमें से जो अर्लियर होता है उस डेट पे मुझे इनवॉइस इशू करना ही है। तो इसका मतलब मैंने गुड्स भेज दिए, उसने अप्रूवल नहीं दिया, तो जब 6 महीने एंड हो जाएंगे, इट इज कंपल्सरी फॉर मी टू इशू द इनवॉइस। सो आई कैनॉट यूज दिस टूल फॉर टैक्स इवेजन। ओके, समझ में आ गया? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल के बेसिस में क्या बोल रहे हैं? जब देखिए प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है, जब मैं गुड्स सेंड कर रहा हूं उस टाइम पे मुझे पता नहीं कि कितने गुड्स का सेल एक्चुअली होने वाला है। सो मुझे इनवॉइस इशू कर सकता हूं क्या? मैं नहीं कर सकता हूं। Okay, therefore this law is saying कि okay, you are not in a position to issue the invoice. We understand your practical difficulty. So what you will do, जब वो एक्चुअल अप्रूवल दे देगा गुड्स के, या एक्चुअल सेल कितना होने वाला है आपको पता रहेगा, उस टाइम पे इनवॉइस इशू करो। लेकिन इसके लिए आपको 6 महीने की टाइम लिमिट अवेलेबल है। अगर 6 महीने में उसका अप्रूवल नहीं आता है तो यू हैव टू इशू द इनवॉइस, और जब मैं इनवॉइस इशू करूंगा दैट विल बी माई टाइम ऑफ सप्लाई।
Okay, see what we are discussing not about issue of invoice, we are discussing about time of supply. लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई के लिए मुझे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इंपॉर्टेंट है. सो मेरी जो इनवॉइस इशू की डेट है या फिर लास्ट डेट ऑन विच आई एम रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस. अब इसके केस में क्या होगा, देखो 6 months विल बी द लास्ट डेट ऑन विच आई हैव टू रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस. सो इसमें से जो डेट है दैट डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. समझ में आ गया क्या हो रहा है? अंडरस्टूड. देखो इनवॉइस कैसे कब इशू करना है ये भी समझ में आ गया सबको. ओके देखिए ये इनवॉइस के रूल्स सिर्फ गुड्स के लिए, सर्विस के लिए अलग से रूल्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. इतना देखो इसमें कुछ डाउट्स है क्या? कंटिन्यूस सप्लाई मतलब क्या समझ में आ गया सबको? ओके मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है मतलब क्या समझ में आ गया? गुड्स इंटर्न अप्रूवल बेसिस का लॉजिक समझ में आ गया. ओके सो दिस इज रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज. नाउ 12 सबसेक्शन 3 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज. अगर रिवर्स चार्ज में कुछ गुड्स टैक्सेबल होने वाले हैं तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई हमें कैसे कैलकुलेट करना है. अब देखिए देखो रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन पे करेगा? रिसिपिएंट पे करेगा. ओके सो ये सेक्शन जब हमें रीड करना है, देखो पहला सेक्शन जब हमने रीड किया था तो हमने एज अ सप्लायर रीड किया था बिकॉज सप्लायर इज लायबल टू पे द टैक्स. देखो अगर आरसीएम के केस में इफ रिसिपिएंट इज लायबल टू पे द टैक्स, ओके टाइम ऑफ सप्लाई किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सप्लायर के लिए है क्या रिसिपिएंट के लिए? रिसिपिएंट के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज गोइंग टू पे द टैक्स. देयरफॉर ये आरसीएम वाला टाइम ऑफ सप्लाई जो है दिस सेक्शन वी हैव टू रीड एज अ रिसिपिएंट. अगर आप एज ए सप्लाई रीड करने को चाहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है टैक्स किसको पे करना है? रिसिपिएंट को पे करना है क्या नहीं? सो इसके लिए रिसिपिएंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या आता है वो इंपॉर्टेंट है. समझ में आ गया? सो ये आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम यू हैव टू रीड एज इफ यू आर whom you are recipient. ओके सो क्या बोलते हैं देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम इज अर्लीस्ट ऑफ 3. ओके इज अर्लीस्ट ऑफ 3 क्या है? द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जिस डेट को मुझे गुड्स रिसीव होते हैं वो डेट. ओके सेकंड द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट और द डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड टू बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर. इसका मतलब आपको क्या देखना है आपके, देखो पहला तो हो गया कि मुझे गुड्स कब रिसीव हुए हैं. ओके सेकंड बात क्या हो गई कि मैंने उस पर्सन को जब पेमेंट किया है मेरे सप्लायर को, वो पेमेंट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस डेट को एंटर हुआ है वो दूसरा डेट आपको देखना है. तीसरा डेट आपको क्या देखना है, वो जो पेमेंट है वो मेरे बैंक में किस डेट को डेबिट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने आज उसको चेक इशू किया और उसने 10 दिन बाद चेक डाला बैंक में, तो बैंक में तो डेबिट 10 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन मेरे बुक्स में तो आज ही एंट्री हो जाएगा ना उसका. ओके और 10 दिन के लिए वो रिकंसिलेशन में रहेगा मेरा आइटम बीआरएस में, राइट. सो मेरे बुक्स में मैं उसका पेमेंट कब एंटर कर रहा हूं या फिर मेरे बैंक में एक्चुअल उसका पेमेंट डेबिट कब हो रहा है, वो 2 डेट आपको देखनी है. और तीसरी डेट द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड इन ल्यू देयरऑफ बाय द सप्लायर. देखो सप्लायर टैक्स पे करने के लायबल नहीं है क्योंकि आरसीएम में टैक्सेबल है, लेकिन जब वो गुड्स मुझे भेजेगा उसके लिए उसको तो इनवॉइस तो देना पड़ेगा ना मुझे. ओके सो हमको तीसरा डेट क्या देखना है या चौथा डेट क्या देखना है, मेरे सप्लायर ने जिस डेट को उस गुड्स का इनवॉइस इशू किया है, ओके उस डेट से 30 days जब एंड होते हैं उसका इमीडिएटली नेक्स्ट डे, द डे इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर. इस 4 डेट में से जो अर्लीस्ट आ जाएगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. समझ में आ गया कैसे है? ओके क्या देखना है, देखो पहला डेट आपको क्या देखना है, व्हाट इज डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स. दूसरा डेट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सप्लायर का पेमेंट कब रिकॉर्ड हुआ. तीसरी डेट मेरे बैंक में वो पेमेंट कब डेबिट हुआ. और चौथा डेट सप्लायर ने जो इनवॉइस इशू किया है उस इनवॉइस की डेट से 30 दिन एंड होने के इमीडिएटली नेक्स्ट डे, मतलब 31st डे देखना है आपको. समझ में आ गया? ओके इमीडिएटली नेक्स्ट डे आपको देखना है. इस 4 डेट में से जो अर्लीस्ट डेट आती है, okay that will be the time of supply of goods taxable under which mechanism, reverse charge mechanism. समझ गया? ओके समझ. देखो again this is time of supply in the eyes of whom, in the eyes of recipient we are seeing. okay देखिए 4 डेट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
date of payment debited to my bank account, my in the sense recipient's bank account, and the day immediately following 30 days from the date of issue of invoice by the supplier. मतलब सप्लायर ने जो इन्वॉइस मुझे इशू किया है गुड्स देते टाइम, उस डेट से 30 दिन उसके इमीडिएटली नेक्स्ट डे, ओके 31st डे. सो इस हिसाब से हमको क्या करना है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है. सो नाउ हाउ इंस्टीट्यूट प्लेस विद दिस प्रोविजंस, वो इस डेट देते टाइम आपको देगा कि आपने गुड्स फरवरी में परचेज किए, तो जिसमें डेज आइदर 28 रहते हैं 29 रहते हैं. अगर नॉर्मली काउंट करने जाओगे तो गलत हो जाओगे. या फिर वो ऐसे देंगे कि जुलाई और अगस्त का ही डेट दे देंगे, दोनों महीने 31st के आते हैं. ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग दोज डेज. ओके, सो इसमें से जो अर्लीस्ट डेट है दैट डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. समझ में आ गया? ओके, इसका एग्जांपल हम देखेंगे तब और क्लैरिटी आपको आ जाएगी. प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर क्लॉज ए, बी और सी, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई. अगर ए, बी, सी इन 3 क्लॉजेस के अंडर आपको टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन आप नहीं कर पा रहे हो किसी रीजन से, तो रिसिपिएंट के बुक्स में जिस डेट को एंट्री हो जाएगी उस गुड्स की, दैट विल बी ट्रीटेड एज टाइम ऑफ सप्लाई. समझ में आ गया? ओके, तो हमने 2 सिनेरियोज अभी देखे. फर्स्ट वन इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, सेकंड वन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज. ओके, नाउ द थर्ड सिचुएशन, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स. ओके, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स, ये क्या होता है? वाउचर्स सोडेक्सो कूपन पता है आपको? सोडेक्सो कूपन कंपनी में मिलते हैं. तो आप जब ग्रोसरी शॉप में से या कोई परचेज करते हो तो इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश यू कैन गिव दैट कूपन एंड अगेंस्ट दैट यू कैन परचेज द गुड्स. ये मील कूपन्स रहते हैं, ये पता है आपको, ठीक है? तो ऐसे वाउचर्स जब इशू होते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी कब पे करना है? ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन विद दिस एग्जाम्पल. ओके, सो मान लो अगर मुझे कोई सोडेक्सो के वाउचर्स मिले हैं तो व्हाट आई कैन डू, उस सोडेक्सो वाउचर्स के अगेंस्ट मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ मुझे ग्रेन्स परचेज करने हैं घर के लिए, वो मैं राइस परचेज कर सकता हूँ, व्हीट परचेज कर सकता हूँ. ओके, या फिर मैं आइसक्रीम भी खा सकता हूँ उस कूपन के अगेंस्ट, या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाके वो कूपन्स में रिडीम कर सकता हूँ. ऐसा हो सकता है, राइट? मतलब जब सपोज आई एम अ कंपनी एंड आई एम इशूइंग वाउचर्स टू माई एम्प्लॉई, तो वाउचर्स इशू करने के टाइम डू आई नो कि ये वाउचर्स कौन से गुड्स के अगेंस्ट रिडीम होने वाले हैं कल जाके? पता है मुझे? नहीं है. तो कौन से गुड्स के अगेंस्ट ये कूपन रिडीम होने वाले हैं अगर पता नहीं है तो मुझे जीएसटी कौन से रेट पे करना है मुझे पता ही नहीं है, राइट? डू आई नो कौन से रेट से जीएसटी पे करना है? क्योंकि देखो, अगर उस कूपन के अगेंस्ट में व्हीट या राइस परचेस करता हूँ वो तो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर जीएसटी है ही नहीं. अगर मैं आइसक्रीम परचेस करता हूँ तो 28% से जीएसटी है, मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो 5% से जीएसटी है. तो जब मैं वाउचर इशू करूँगा, ओके, तो मुझे कैसे पता रहेगा कि कौन से गुड्स इसके अगेंस्ट रिडीम होने वाले हैं या कौन से गुड्स के अगेंस्ट ये वाउचर्स यूज होने वाला है? सो उसके ऊपर मैं जीएसटी वाउचर इशू करने के टाइम पे कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, राइट? आई कैन नॉट पे. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. सपोज देयर इज अ बर्थडे ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स. ओके, सो उसके लिए मैंने क्या किया, सपोज एक कोई तो बड़ा सा बुक स्टोर है मेरी सिटी में. ओके, सो बुक स्टोर में से मैंने एक वाउचर परचेस किया और मेरे फ्रेंड को दे दिया कि तुझे जो भी बुक चाहिए यू कैन गो एंड परचेस. नाउ व्हाट विल हैपन, देखो, जब वो बुक स्टोर मुझे वो वाउचर दे रहा है तो उसको पता है कि इसके अगेंस्ट क्या सेल होने वाला है? पता है, क्योंकि वो बुक स्टोर का ही वाउचर है ना, तो बुक्स ही सेल होंगे उसके अगेंस्ट, राइट? ओके, बुक स्टोर में और भी चीज़ें होती है, वो फॉरगेट जस्ट टेक हाइपोथेटिकली कि सिर्फ बुक्स मिलते हैं और उसने मुझे वो बुक्स का वाउचर दे दिया. सो जब वो बुक स्टोर वाला मुझे वो वाउचर इशू करेगा तो उसको पता है कि इसके अगेंस्ट बुक्स ही सेल होने वाले हैं. इसका मतलब वाउचर इशू करते टाइम ही उसके अगेंस्ट क्या सप्लाई होने वाला है मुझे पता है. समझ गया? जैसे सोडेक्सो के कूपन के केस में नहीं होता, कि नहीं पता है कि कब उसके अगेंस्ट क्या सप्लाई होने वाला है. ओके, तो ये लॉजिक आप ध्यान में रखो और प्रोविजन देखो कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय द सप्लायर, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट एंड डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केसेस. सो क्या बोल रहे हैं, जब आप जो वाउचर इशू कर रहे हैं
वो वाउचर इशू करते टाइम ही आपको पता है कि इसके अगेंस्ट कौन सा सप्लाई होने वाला है. इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर इटसेल्फ, राइट, देन you have to issue or you have to what will be time of supply, date of issue of voucher itself the time of supply, क्योंकि आपको पता है कि उसके अगेंस्ट बुक्स ही सेल होने वाले हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी पे करो आप. अंडरस्टूड. लेकिन इन एनी अदर केस अगर ऐसा पता नहीं होता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट कौन सा सप्लाई होने वाला है, इफ दैट सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, देन जिस डेट को वाउचर रिडीम हो जाएगा दैट विल बी द डेट ऑफ दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. ओके, अंडरस्टूड. ओके, सो अगर सप्लाई उसके अगेंस्ट क्या होने वाला है वो आइडेंटिफाइबल है, तो जब वाउचर इशू करते हो उस टाइम पे ही टैक्स पे करो, राइट. अगर उसके अगेंस्ट सप्लाई क्या होने वाला है आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो जब वो वाउचर रिडीम हो जाएगा तब तो पता चलेगा मुझे कि ये कौन कौन से गुड्स के अगेंस्ट यूज हुआ है. एट दैट टाइम आई कैन पे द टैक्स एट रिस्पेक्टिव रेट्स ऑन दैट वाउचर अमाउंट. ठीक है, वाउचर का समझ में आ गया. Okay, अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इटसेल्फ इज अ टाइम ऑफ सप्लाई. इफ सप्लाई अगेंस्ट दैट इज नॉट आइडेंटिफाइबल, सो व्हेन द वाउचर इज रिडीम्ड एट दैट टाइम यू हैव टू पे द टैक्स. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट केस नंबर 4, दिस इज अ रेसिडुअल केस. ओके, क्योंकि ऐसे अगेन हमारे यहाँ के लोग बहुत ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं, वो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करेंगे और गवर्नमेंट को बोलेंगे कि आपके लॉ में टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन ही नहीं है मेरे ट्रांजैक्शन के लिए. तो अगर लॉ को ही पता नहीं है जीएसटी मैंने कब भरना है तो मैं कैसे भरूँ, एंड ही कैन अवॉइड द टैक्स. इसके लिए रेसिडुअल प्रोविजन क्या बोलते हैं, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4. टाइम ऑफ सप्लाई शैल इन केस वेयर अ पीरियोडिकल रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड बी द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज फाइल्ड और इन एनी अदर केस बी द डेट ऑन विच द टैक्स इज पेड. क्या बोल रहे हैं, अगर सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 जो हमने देखा, इस किसी भी सेक्शन के अंडर आप टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पाते हो, देन यू हैव टू डिटरमाइन इट अंडर सेक्शन 4, सबसेक्शन 4. तो कैसे बोल रहे हैं वो कि अगर कहीं पे भी डिटरमाइन नहीं होता तो रेसिडुअल प्रोविजन कैसे एप्लीकेबल हो जाएगा. देखो कि इफ आई एम अ टैक्स पेयर एंड आई एम रिक्वायर्ड टू फाइल रेगुलर रिटर्न अंडर जीएसटी, सो नॉर्मली हर एक टैक्स पेयर को मंथली रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस मंथली या क्वार्टरली जैसे भी होगा रिटर्न फाइल करना पड़ता है. ओके, सो मुझे अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करना जरूरी है जीएसटी के अंडर, सो जिस डेट को मैं वो रिटर्न फाइल करूंगा उस डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा और आप टैक्स पे करो. तब छोड़ा नहीं है कहीं पे भी. और अगर आपको पीरियोडिक रिटर्न फाइल नहीं करना है तो जब आप उसके ऊपर टैक्स पे करोगे दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. सो ये बी वाले केस में बहुत कम, आई थिंक नो वन विल बी कवर्ड अंडर दिस क्लॉज बी. ये क्लॉज ए में ही आ जाएगा. जीएसटी में रिटर्न सबको भरना पड़ता है. ओके, सो मतलब सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 या सबसेक्शन 4 के अंडर इफ यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन व्हाट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, देन व्हाट यू हैव टू डू, आप जब पीरियोडिक रिटर्न फाइल करोगे उस टाइम पे उसका टैक्स पे करो. सो दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. ओके, अंडरस्टूड. एंड देयर इज वन अनदर केस, केस नंबर 5, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई. ओके, addition in the, what is this addition in the value of supply? Let's take an example. Okay, suppose मैंने आज आपको कुछ गुड्स बेचे हैं और मैंने आपको 15 दिन का क्रेडिट दे दिया. 15 दिन के बाद 15 दिन में आप पेमेंट करो. लेकिन अगर आप 15 दिन में पेमेंट नहीं करते हो, ओके, तो जितना आप डिले करोगे उतने पीरियड के लिए लेट्स से पर डे आप मुझे 100 रुपीज़ एडिशनल पे करेंगे. ऐसा अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. और ऐसा होता है कि मान लो मैंने 10,000 रुपये के गुड्स आपको बेचे हैं, 15 दिन में आप अगर पेमेंट करते हो तो 10,000 रुपये देना है. मान लो आपने 20 दिन बाद पेमेंट किया तो नेक्स्ट 5 दिन के लिए पर डे 100 के हिसाब से आप मुझे 500 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे. राइट, ओके, सो 500 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे. सो यू विल पे मी 10,500 फॉर माई गुड्स. अंडरस्टूड. ट्रांजेक्शन क्या हुआ. अब देखो, जब मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ तब तो मैं इनवॉइस इशू करूँगा 10,000 रुपये का, क्योंकि गुड्स तो मैंने बेचा है आपको. अगर आप 15 दिन में पेमेंट देते हो तो आप 10,000 ही पे करोगे. ओके, आपने 20th डे पे आके मुझे पेमेंट कर दिया और 5 दिन का एडिशनल 500 रुपये आपने दे दिया. तो देखो ऐसा कि ये जो 500 रुपये एडिशनल मैंने आपसे लिया है ना फॉर डिलेड पेमेंट, वो भी मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होता है. मतलब 10,000 में मुझे वो ऐड करना पड़ेगा और 10,500 पे मुझे जीएसटी देना पड़ेगा. ओके, ऐसा प्रोविजन है. इसके बाद जो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई देखने वाले हैं ना उसमें दैट वी विल डिस्कस.
ओके, सो 500 रुपये मेरी वैल्यू एडिशन सप्लाई में हो रही है, तो मुझे जीएसटी किस अमाउंट पे देना पड़ता है, 10,500 पे देना पड़ता है। अंडरस्टूड? ओके, अब इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आप समझिए कि जब मैं गुड्स आपको सेल कर रहा हूं तब उसी टाइम पे मैंने इनवॉइस इशू कर दिया 10,000 का, क्योंकि दैट इज अ टाइम ऑफ सप्लाई। आज मैं इनवॉइस के बिना तो गुड्स दे नहीं सकता आपको, सो मैंने इनवॉइस इशू कर दिया। सो 10,000 का टाइम ऑफ सप्लाई आज हो गया। प्रॉब्लम है कि 20वें दिन जब आप 500 रुपये एक्स्ट्रा मुझे पे करोगे, ओके, तो जब आप पे करोगे तभी मुझे पता चलने वाला है कि आप कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो। अगर आपने 25वें दिन पेमेंट किया तो आप 1,000 रुपीज दे दोगे मुझे 10 दिन का पर डे 100 के हिसाब से। मतलब जो एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई हो रही है कितनी, 500 रुपये या 1,000 रुपये की, वो जब आप एक्चुअली मुझे पैसे दोगे तभी मुझे पता चलेगा, राइट? और मुझे वो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना है मेरे। सो पहले 10,000 का टाइम ऑफ सप्लाई तो हो गया ऑलरेडी जब मैंने इनवॉइस दिया। नेक्स्ट 500 या 1,000 रुपये का क्या? तो जब आप मुझे वो पैसे एक्चुअली दोगे तभी मुझे पता चलने वाला है कि एक्चुअल एडिशन कितने की होने वाली है। अंडरस्टूड? नाउ लीड द प्रोविजन। द टाइम ऑफ सप्लाई to the extent it relates to an addition in the value of supply by of interest or late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which supplier receives such addition in value. समझिए, ये किसका टाइम ऑफ सप्लाई है? It is not the time of supply of goods which I have supplied to you. This provision talks about time of supply of addition in the value of supply by of interest, late fee or penalty. तो जो आप 500 रुपये 1,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दे रहे हो बाय ऑफ पेनल्टी या फिर लेट फी और या फिर इंटरेस्ट, ओके, सो वो जो एडिशन टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एडिशन इन द वैल्यू, सो एडिशन इन वैल्यू जो 500 रुपये का है उसके टाइम ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग ये प्रोविजन है। दिस प्रोविजन इज नॉट रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ ओरिजिनल गुड्स विच आई हैव सप्लाइड टू यू। उसका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया ऑलरेडी जब मैंने गुड्स दे दिए तब। जब ये एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट और लेट फी और डिलेड और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, उस एडिशनल वैल्यू का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है? सो शैल बी द डेट ऑन विच सप्लाई रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। सो अब जब 20th डे पे मुझे पेमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि वो 500 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए हैं। तो उस 500 रुपये का टाइम ऑफ सप्लाई 20वें दिन जब आप पेमेंट करोगे उस टाइम पे आ जाएगा। अंडरस्टूड? देखो, यू आर पेइंग मी 10,500, 10,000 का टाइम ऑफ सप्लाई आज ही हो गया क्योंकि मैंने आज ही इनवॉइस इशू कर दिया। एडिशनल 500 रुपीज जो आप दे रहे हो उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? जिस दिन पे एक्चुअली मुझे वो 500 रुपये मिलेंगे आपसे, मतलब 20th डे, दैट विल बी टाइम। सो आज 20 सो टुडे इज 9th मार्च, इफ यू पे मी द अमाउंट ऑन 29th ऑफ मार्च, सो तो 500 रुपये का देखो 10,000 रुपीज का जो गुड्स है उसका टाइम ऑफ सप्लाई तो आज ही आ गया 9th मार्च को, क्योंकि आज मैंने इनवॉइस इशू कर दिया है। जो एडिशनल 500 रुपया है उसका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा 29th ऑफ मार्च को। अंडरस्टूड? ओके, ये प्रोविजन समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। दिस इज रिगार्डिंग व्हाट? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। Okay, a machine has to be supplied at site. It is done by sourcing various components from the vendors and assembling the machine at site. The details of the events are, क्या देखो, मुझे किसी को मशीन सप्लाई करना है। सो मशीन कैसे सप्लाई करना है? मुझे अलग अलग वेंडर्स से कुछ पार्ट्स परचेस करने हैं और मेरे क्लाइंट पे प्रीमाइसेस पे जाके वो मशीन मुझे असेंबल करना है। ओके, 17 सितंबर को क्या हुआ देखो, परचेस ऑर्डर विथ एडवांस ऑफ 50,000 इज रिसीव्ड फॉर मशीन वर्थ ₹12 lakhs एंड एंट्री ड्यूली मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो 17 सितंबर को उन्होंने क्या किया, मुझे पीओ प्लेस किया, परचेस ऑर्डर प्लेस किया फॉर दैट मशीन, और एट दैट टाइम ओनली ही हैज पेड मी 50,000 एडवांस। टोटल मशीन कितने का है? 12 लाख का है। उसमें से उन्होंने क्या किया, 50,000 रुपये एडवांस मुझे दे दिया। 20th अक्टूबर को द मशीन इज असेंबल्ड, टेस्टेड एट साइट एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर। 20th अक्टूबर क्या क्या हुआ, मशीन मैंने असेंबल कर दिया, वो बायर ने मेरे टेस्ट भी कर दिया और एक्सेप्ट भी कर दिया। ओके, 23rd नवंबर को मैंने इनवॉइस इशू किया, ओके, और 4th नवंबर को बैलेंस जो 11,50,000 बचा था, ओके, आउट ऑफ 12 lakhs he has paid me 50,000 as advance, so balance 11,50,000 he has paid me on 4th of November and I have to determine the time of supply. So basically एक गुड्स का एग्जांपल है, ओके, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, का केस है ये, राइट? मशीन मतलब गुड्स है ना, तो गुड्स का केस है। तो इसके लिए देखो, मुझे पेमेंट कब मिला ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं,
दैट इज आउट ऑफ डिस्कशन. सो 17 सितंबर और 4 नवंबर ये दो ऑप्शन तो आउट ऑफ डिस्कशन है, बोलने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि गुड्स के केस में मुझे इनवॉइस का डेट इंपॉर्टेंट है, पेमेंट कब मिलता है इंपॉर्टेंट नहीं है. समझ में आ गया? सो टाइम ऑफ सप्लाई मेरा 20 अक्टूबर या 23 नवंबर, इन दो में से कोई एक होने वाला है. ओके, सो देखिए 20 अक्टूबर को मशीन का असेंबली पूरा हो गया. ओके, टेस्ट हो गया और बायर ने एक्सेप्ट भी कर दिया. राइट, बायर हैज एक्सेप्टेड दैट. इसका मतलब द गुड्स वर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन 20 अक्टूबर इटसेल्फ. सो देखो, अगर मैं गुड्स 20 अक्टूबर को डिलीवर कर रहा हूं या गुड्स 20 अक्टूबर को आई एम मेकिंग अवेलेबल टू द कस्टमर, आई हैव टू इश्यू द इनवॉइस ऑन दैट डेट इटसेल्फ. राइट, लेकिन मैंने इनवॉइस इशू कब कर दिया है? 23 अक्टूबर. सो व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? देखिए, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर 31 या फिर लास्ट डेट ऑन विच आई हैव टू इशू द इनवॉइस एज पर 31, section 31. So as per section 31 I must have issued the invoice on 20th October itself. So actual invoice भले मैंने 23 अक्टूबर को रेज किया है, actual my time of supply will be 20th of October only, because that is the date on which I have to issue the invoice as per section 31. समझ में आ गया एग्जाम्पल कैसे इनवॉइसिंग पर का प्रोविजन और टाइम ऑफ सप्लाई रिलेटेड है एक दूसरे से. ओके, देखिए अगर ये 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर मतलब एक ही मंथ में है तो फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें. अगर ऐसा होता कि अगर 23 नवंबर को इनवॉइस इशू किया रहता तो देयर विल बी गैप ऑफ 1 month. सो इन दैट केस दिस विल बिकम इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस? 20th अक्टूबर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. अंडरस्टूड? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल. हाँ, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द गिवन इंफॉर्मेशन. 4 मई को क्या हो रहा है? सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू ब्रिज एंड कंपनी. ओके, इन्होंने इसमें ही बता दिया क्वेश्चन में कि ये गुड्स रिवर्स चार्ज में टैक्स होने वाले हैं. इसका मतलब फॉरवर्ड चार्ज का जो रेगुलर प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हमको नहीं होने वाला है, रिवर्स चार्ज वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा. देखो, सप्लायर इनवॉइसेस द गुड्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू ब्रिज एंड कंपनी. कौन से डेट को? 4 मई को. और वही बता रहे कि 30 दिन कब एक्सपायर हो रहे हैं? 3 जून को एक्सपायर हो. 12 मई को ब्रिज एंड कंपनी ने गुड्स रिसीव किए और 30 मई को ब्रिज एंड कंपनी ने पेमेंट कर दिया और हमें टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है. देखो, गुड्स टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज अगर रहेगा तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? अर्लीस्ट ऑफ 4 डेट्स. फर्स्ट वन, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स. कौन सा है? 12 मई. सेकंड वन, डेट ऑफ पेमेंट. कौन सा है? अगर यहाँ पे दिया नहीं है कि बुक्स में कब डेबिट किया हुआ है और बैंक से कब डेबिट हुआ है, सो लेट्स अज्यूम 30th मई. ओके, सो यहाँ पे पेमेंट का डेट कौन सा है? 30th मई. एंड डे इमीडिएटली फॉलोइंग द एंड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर. सप्लायर का इनवॉइस कौन से डेट का है? 4 मई का है. ओके, इससे 30 days कब एंड हो रहे हैं? 3 जून को. उसका इमीडिएटली फॉलोइंग डे लेना है, मतलब 4 जून. सो 4 जून, 12th में और 30th में, विच एवर इज अर्लीस्ट. सो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 12th में हो जाएगा. ये समझ में आ गया? देखो प्रोविजन कैसे प्रैक्टिकली हमें इंप्लीमेंट करना है. ओके, अब यही एग्जांपल थोड़ा ट्विस्ट करके है. क्या हो रहा है? देखो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई. 4th मई को सप्लायर इनवॉइसेस द गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू पिलर एंड कंपनी. ओके, 30 days एंड ऑन 3rd जून. ठीक है, गुड्स रिसीव हुए हैं 12th जून को. पिलर एंड कंपनी रिसीव्स द गुड्स विच वर हेल्ड अप इन ट्रांजिट. कुछ तो ट्रांजिट में हेल्ड हुए थे गुड्स, वो टाइम पे डिलीवर नहीं हुए. कब डिलीवर हो गए? 12 जून को डिलीवर हो गए और 3rd जुलाई को उसका पेमेंट हो गया. अब देखो क्या हुआ है? अर्लीस्ट ऑफ 4. ओके, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स 12th जून. ओके, डेट ऑफ पेमेंट 3rd जुलाई एंड डे इमीडिएटली फॉलोइंग द एंड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर. मतलब 4 मई से 30 दिन कब एंड हो रहे हैं? 3rd जून को हो रहे हैं. उसका इमीडिएटली फॉलोइंग डे 4th जून. सो 4th जून, 12th जून और 3rd जुलाई, विच एवर इज अर्लीस्ट. तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 4th जून हो जाएगा. ओके, राइट, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, गैस इज सप्लाइड बाय अ पाइपलाइन टू द रिसिपिएंट. ओके, कौन सा एग्जांपल है? कंटिन्यूअस सप्लाई का एग्जांपल है. ठीक है, the supply is to be made for a period of 1 year. Monthly payments are to be made by the recipient as per contract. The details of payment are August 5th, September. Payment of 2 lakhs made in each month. Determine the time of supply.
ओके ये देखो कंटिन्यूस सप्लाई का केस है। सो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आता है, देखो इनवॉइस कब इशू करना है, अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व है तो आपको एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट आपको इनवॉइस इशू करना है। ये तो एग्जाम में, ये एग्जांपल में दिया नहीं है कहीं पे भी कि व्हाट इज द सक्सेसिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व है या नहीं। अगर इन्वॉल्व नहीं है तो क्या है, जब पेमेंट आता है तब इनवॉइस इशू करना है। तो मुझे क्या करना है, जो 5 जुलाई को 2 लाख आ गए उसका इनवॉइस 5 जुलाई को करना है, 5 अगस्त को 2 लाख आ गए उसका इनवॉइस 5 अगस्त को करना है। ओके फॉर सिमिलर फॉर सितंबर। सो दिस इज हाउ टाइम ऑफ सप्लाई टू बी डिटरमाइंड। सो हमने देखो ऑर्डिनरी केस एक कवर किया, आरसीएम के केस कवर किए और दिस वन कंटिन्यूस सप्लाई का भी कवर कर दिया। हैव यू अंडरस्टूड? अब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है गुड्स के बारे में, ओके समझ में आ गया। नाउ टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, सेक्शन 12 का डिस्कशन खत्म हो गया। नाउ सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के बारे में थोड़े अलग से प्रोविजंस है। देखो गुड्स के केस में उस गुड्स के अगेंस्ट मुझे पेमेंट कब मिल रहा है वो मेरे लिए मैटर बिल्कुल भी नहीं करता था, राइट। बट सर्विस के केस में मैं इनवॉइस कब इशू कर रहा हूं और मुझे पेमेंट कब मिल रहा है, ये दोनों डेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके मैं इनवॉइस, देखो ऐसा है कि सर्विस के केस में गुड्स जैसा मूवमेंट इन्वॉल्व होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि सर्विस तो इंटेंजिबल है, उसका मूवमेंट कैसे हो सकता है। इसलिए सर्विस के केस में मुझे क्या करना है कि व्हाट आई हैव टू डू कि आई हैव टू सी कि मैंने इनवॉइस कब इशू किया है और मुझे पेमेंट कब मिला है, उसके हिसाब से मेरा टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होने वाला है। ओके सो देखो दो इंपॉर्टेंट सिनारियोज इस सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 मतलब सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज के केस में हो सकते हैं। फर्स्ट वन, इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31। ओके सेक्शन 31 में मुझे इनवॉइस इशू करने के लिए अगर टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया हुआ है और मैं विद इन दैट टाइम पीरियड इनवॉइस इशू कर देता हूं तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ओके समझ में आ गया। देखो सेक्शन 31 ने मुझे जो टाइम लिमिट अलाउ किया है, इफ आई इशू द इनवॉइस विद इन दैट टाइम लिमिट इटसेल्फ देन डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी गोइंग टू बी माई टाइम ऑफ सप्लाई। इसका मतलब देखो अगर सर्विस के लिए मुझे एडवांस पैसे आते हैं तो मुझे एडवांस रिसिप्ट के टाइम पे जीएसटी देना है, कि अर्लियर डेट ऑफ पेमेंट तो अर्लियर आ जाएगा, राइट। अगर मैं इनवॉइस सेक्शन 31 में जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है उसमें इशू नहीं करता हूं, ओके इनवॉइस इशू करता हूं, देखो इनवॉइस विद इन पीरियड इशू किया तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ओके अगर मैं इनवॉइस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट इशू नहीं करता हूं तो टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब जिस डेट को एक्चुअल सर्विस प्रोवाइड हुई वो डेट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उसका अर्लियर देखना है। अंडरस्टूड? ओके देखो विद इन टाइम इनवॉइस इशू किया तो इनवॉइस का डेट और पेमेंट का डेट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस प्रिस्क्राइब टाइम में इशू नहीं किया तो क्या करना है, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ओके और इन एनी अदर केस द डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एनी अदर केस अगर होता है इस दोनों के अलावा कोई अलग से केस, तो जिस डेट पे मेरा रिसिपिएंट उसके बुक्स में सर्विस रिकॉर्ड करेगा उस डेट पे मुझे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन। सो मेन इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है कि मैं इनवॉइस कब इशू कर रहा हूँ। अगेन वो इनवॉइसिंग पे अगेन आके रुक जाता है कि मैं इनवॉइस कब इशू करूंगा। विद इन टाइम इनवॉइस इशू किया तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। विद इन टाइम इनवॉइस इशू नहीं किया तो क्या है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके अंडरस्टूड। नाउ अब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इनवॉइस कब इशू करना है। सो अगेन वी हैव टू गो टू सेक्शन 31 ओके एंड वी हैव टू सी कि व्हाट सेक्शन 31 प्रोवाइड्स। सेक्शन 31 प्रोवाइड्स देखो कि ऑर्डिनरी केस अगर रहेगा नॉर्मल सिचुएशन तो द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या बोला है, गुड्स के केस में ऐसा है कि गुड्स सप्लाई करते वक्त ही मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ता है, ऐसा सर्विस में नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं कि आप सर्विस देने के पहले इनवॉइस इशू करो या बाद में भी किया तो चलेगा, लेकिन कब तक करना है, सर्विस प्रोवाइड होने के बाद 30 डेज के अंदर आपको वो इनवॉइस इशू करना है। सो 30 डेज टाइम पीरियड इज अलाउड टू यू आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस फॉर इशूइंग द इनवॉइस। अंडरस्टूड?
ओके ये 30 डेज का जो है वो नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए है, लेकिन अगर वो सर्विस प्रोवाइडर कोई बैंक है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर एनबीएफसी है, तो उसके केस में आपको क्या करना है कि इसके केस में आपको 45 डेज का टाइम लिमिट दिया हुआ है। सो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए कितना है 30 डेज, फॉर बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी 45 डेज। ओके सो अगर मैं 30 दिन के अंदर या 45 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करता हूं तो इनवॉइस की डेट या पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर मैं 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं करता हूं या 45 डेज के अंदर, तो मेरी सर्विस डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया? देखो कैसे होगा। मान लो मैंने 9 मार्च को किसी को ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया, मतलब मेरा सर्विस कब प्रोवाइड हो गया, आज प्रोवाइड हो गया। ओके लेट्स से मैंने 25 मार्च को इसका इनवॉइस रेज किया। ओके मैंने क्या किया 25 मार्च को इसका इनवॉइस रेज किया और लेट्स से 30 मार्च को मुझे पैसे मिल गए। इतने जल्दी पेमेंट करता नहीं है कोई ऑडिटर का, बट लेट्स अज्यूम कि मैंने 25 मार्च को इनवॉइस इशू किया, उसने 30 मार्च को पेमेंट कर दिया। अब देखो सर्विस कब प्रोवाइड हुआ है 9 मार्च को, इनवॉइस कब इशू हुआ है 25 मार्च को, मतलब विद इन 30 डेज हो गया है क्या, हो गया है। सो टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस की डेट या फिर पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। सो 25 मार्च और 38 मार्च विच एवर इज अर्लियर। सो व्हाट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई 25 मार्च। लेट्स अज्यूम कि मैंने 9 मार्च को सर्विस प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उसका इनवॉइस मैंने रेज किया लेट्स से 15 अप्रैल को। ओके कब इनवॉइस इशू किया है मैंने 15 अप्रैल को, और उसका पेमेंट लेट्स से 25 अप्रैल को मुझे मिल गया। अब इस केस में देखो मैंने इनवॉइस विद इन 30 डेज इशू किया है, नहीं किया है। 9 मार्च से 30 डेज कब हो जाते हैं 8 अप्रैल तक मुझे इनवॉइस इशू करना चाहिए था, लेकिन मैंने कब किया 15 अप्रैल को। सो आई हैव नॉट इशूड इनवॉइस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। सो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सो सर्विस कब प्रोवाइड हो गया 9 मार्च को, पैसे कब आ गए 25 अप्रैल को। सो टाइम ऑफ सप्लाई 9 मार्च हो जाएगा। सो और पीछे खिंच जाता है वो, समझ में आ गया? ओके सो ऐसे मुझे टाइम ऑफ, ये हुआ ऑर्डिनरी केस में। अगर इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस देन इनवॉइस कब इशू करना है वो भी हमको देखना पड़ेगा। ओके क्योंकि इनवॉइस विद इन टाइम इशू किया है कि नहीं ये देखने के लिए ये एक सिनारियो हो गया। ऐसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का भी सिनारियो हो सकता है। व्हाट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस? अगेन वो कंटिन्यूअसली आपको सर्विस मिल रहा है विदाउट ब्रेक। ओके और इसमें इन्होंने ऐसे क्राइटेरिया डाला है कि फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months और मोर अगर कंटिन्यूसली वो सर्विस मिल रहा है। ओके सो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है, दैट इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट इज रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर मान लो मेरा कोई ऑफिस है, वो ऑफिस मैंने किसी को 3 साल के लिए रेंट पे दे दिया है, सो कंटिन्यूसली मैं 3 साल उसको सर्विस दे रहा हूँ। सो कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक वो सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। ओके सो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर हो रहा है, ओके तो इसके केस में उन्होंने 3 सिचुएशंस दिए है कि हमको इनवॉइस कैसे कैसे इशू करना है। पहला कि वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। इसका मतलब उस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में रिसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कब करना है ये उन पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे असर्टन कर सकते हो। तो वो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो है उस डेट पे आपको इनवॉइस इशू करना है। लेट्स टेक एग्जांपल रेंट एग्रीमेंट। ओके मैं रेंट पे प्रॉपर्टी देता हूँ, रेंट एग्रीमेंट में क्लॉज रहता है नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख से पहले रेंट पे टेनेंट ने रेंट पे करना है, ऐसा प्रोविजन होता है राइट। ओके इसका मतलब क्या है कि 2 पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टन ऑलरेडी किया हुआ है। ओके सो नेक्स्ट मंथ के 10 डेट से पहले मुझे इनवॉइस देना है। अगर ये डिफाइंड है तो इसका मतलब मार्च का रेंट का इनवॉइस मुझे 10 अप्रैल को करना ही पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, सो आई हैव टू इशू द इनवॉइस ऑन और बिफोर ड ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। मैं इनवॉइस कब दूंगा 10 अप्रैल और या उससे पहले मुझे इशू करना है। समझ में आ गया? और देखो इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ओके ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में से असर्टन नहीं हो रहा है, तो जब सप्लायर को उसका पेमेंट मिलेगा उस टाइम पे वो इनवॉइस इशू कर देगा।
अगर ऐसा कुछ उन दोनों पार्टीज में के बीच में लिखा नहीं है कि 10 तारीख को रेंट पे करना है, 5 तारीख को पे करना है, इसका मतलब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो उस टाइम पे क्या होगा, जब सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट, एट द टाइम व्हेन सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट ही हैज टू इशू द इनवॉइस। एंड थर्ड सिनेरियो वेयर द पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। अगर पेमेंट किसी इवेंट के कंप्लीशन से लिंक है तो वो इवेंट और वो जो कंप्लीशन इवेंट हो जाता है उस इवेंट कंप्लीशन के डेट पे आपको इनवॉइस इशू करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज यू हैव टेकन एडमिशन फॉर द क्लास एंड क्लास इज गोइंग टू बी रन फॉर से नेक्स्ट 6-7 मंथ्स, ओके। सो इट इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। और ऐसा है कि जब मेरा 10% सिलेबस कंप्लीट होता है तो आप 10% फीस का पेमेंट करोगे, जब मेरा 25% सिलेबस कंप्लीट होगा आप नेक्स्ट 15% का पेमेंट करोगे, जब 50% सिलेबस कंप्लीट होगा आप नेक्स्ट 25% का पेमेंट करोगे। ऐसा अगर हमारे बीच में डिटरमाइन है, इसका मतलब क्या है, पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। सो 10% सिलेबस का कंप्लीशन, ये इवेंट है, उस इवेंट से लिंक्ड मेरा पेमेंट है। सो मुझे क्या करना है, जब वो इवेंट कंप्लीट होता है उस डेट पे मुझे उसका इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सो जब 10% सिलेबस लेट से मेरा 15 मार्च को कंप्लीट होता है तो आई हैव टू इशू द इनवॉइस ऑन 15 मार्च, ओके। या फिर क्लासिक एग्जांपल, अगर मैं कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेस करता हूँ, सो बिल्डर मुझे कंस्ट्रक्शन सर्विस का सप्लाई कर रहा है, उसमें कैसे रहता है, इवेंट से लिंक पेमेंट रहते हैं, राइट। अगर मेरा प्लिंथ का काम कंप्लीट होता है तो मुझे इतना इतना पेमेंट करना है, जब उसका आरसीसी स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा तो इतना पेमेंट करना है, फर्स्ट स्लैब हो जाएगा उसके बाद इतना पेमेंट करना है, वॉल कंस्ट्रक्शन होने के बाद इतना पेमेंट करना है, प्लास्टर होने के बाद इतना पेमेंट करना है, ओके। सो इसका मतलब ये जो पेमेंट है वो किसी इवेंट कंप्लीशन से लिंक्ड अगर होता है तो जब वो इवेंट कंप्लीट होता है उस टाइम को आपको इनवॉइस क्या करना है, इशू करना है। समझ में आ गया, ओके। एंड थर्ड केस, सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस अंडर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। इसका मतलब सप्लाई जो है वो सप्लाई कंप्लीट होने से पहले ही सीज हो रहा है, सीज हो रहा है मतलब एंड हो रहा है, ओके। लेट्स टेक एग्जांपल कि हमारे क्लास के लेट से ऐसे 4 क्लासरूम्स है, वो 4 क्लासरूम पेंट करने के लिए मैंने किसी पेंटर को कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, ओके। उसने क्या किया, ये क्लासरूम का पेमेंट नहीं, पेंटिंग का काम चालू कर दिया, ओके। जैसे ही उसने ये क्लासरूम का पेंटिंग कर दिया तो मैंने देखा कि ही इज नॉट, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ओके। वो क्या कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो मैंने उसको क्या बोला कि एक रूम का पेंटिंग हो गया है तो आप आपका काम स्टॉप करो, जितना आपने काम किया उसका पैसे ले लो और भाग जाओ, ऐसा मैंने उसको बोल दिया। अब देखो क्या हुआ है इसमें कि सप्लाई था 4 रूम्स पेंट करने का, वो कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ। वो कंप्लीट होने से पहले ही सप्लाई एंड हो गया, सप्लाई सीजेस अंडर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। तो द इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन सप्लाई सीजेस। सो जब वो सप्लाई सीज हो जाता है, मतलब आज में उसने अगर सप्लाई सीज किया तो आज की डेट को जितना काम उसने किया है उतने काम का उसको इनवॉइस रेज करना है, ओके। सो जब भी कोई सर्विस प्रोविजन का केस आपके सामने आता है तो आपको क्या देखना है कि ये जो प्रोविजंस है फॉर इशू ऑफ इनवॉइस, उस प्रोविजन के हिसाब से मैंने विद इन टाइम इनवॉइस इशू किया है क्या। अगर किया है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, ओके। अगर विद इन दैट टाइम इनवॉइस इशू नहीं किया है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अंडरस्टूड। सर्विस का प्रोविजन बेसिक फॉरवर्ड चार्ज का समझ में आ गया सबको, ओके। नाउ अगर ये डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट हम बोलते हैं ना, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, तो वो कैसे डिटरमाइन करना है, अर्लियर ऑफ डेट व्हेन पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स और डेट व्हेन पेमेंट इज क्रेडिटेड टू बैंक। तो मेरे बैंक में पैसे कब जमा हो रहे हैं और मैंने बुक्स में उस पेमेंट का एंट्री कब किया है, उसमें से जो अर्लियर है दैट विल बी द टाइम ऑफ, सो दैट विल बी द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ओके। अंडरस्टूड। इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर मुझे पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करने से पहले ही मिलता है तो फिर भी उस टाइम पे डेट ऑफ पेमेंट विल बी ऑलवेज अर्लियर देन डेट ऑफ इनवॉइस। सो मुझे उस टाइम पे उसका टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब अगर मुझे एडवांस पैसे मिल रहे हैं, गुड्स के केस में जीएसटी नहीं भरना पड़ता है, लेकिन सर्विस के केस में अगर आपको एडवांस मिलता है तो आपको उसके ऊपर एडवांस के रिसीट के टाइम पे ही जीएसटी पे करना है। अंडरस्टूड, ओके। नाउ इसमें एक प्रॉब्लम है,
एक प्रैक्टिकल सिचुएशन। ओके, मान लो ऐसा है कि व्हाट आई हैव डन, कि मैंने एक काम किया, ओके, कुछ तो किसी क्लाइंट के लिए, और मैंने मेरा इनवॉइस रेज किया। वो इनवॉइस मैंने रेज किया लेट्स से 19,900 रुपीज़ का। कितने का इनवॉइस रेज किया? 19,900 का। और मेरा क्लाइंट जो था वो बहुत ही जेनरस था, उसने 19,900 ऐसा ऑड अमाउंट की उसने 20,000 ट्रांसफर कर दिया मेरे अकाउंट को। ओके, सो ही हैज पेड मी 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा। अब देखो प्रॉब्लम कैसा है, 19,900 का तो मेरा बिल हुआ है, उसके अगेंस्ट पैसे आए, 100 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया। ओके, और मैंने जब उसको बोला कि अरे बाबा तूने 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया है, तो उसने बोला क्या, ठीक है सर, आपका नेक्स्ट बिलिंग जब हो जाएगा उसके अगेंस्ट 100 रुपीज़ हम एडजस्ट कर लेंगे। ओके, ऐसा प्रैक्टिकली होता है। लेकिन प्रॉब्लम मेरे लिए ऐसा है कि जो 100 रुपीज़ मुझे मिले वो तो एडवांस में मिले नेक्स्ट बिल के अगेंस्ट, तो वो 100 रुपीज़ पे मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई तो डेट ऑफ पेमेंट अर्लीस्ट होने की वजह से आ जाएगा उस 100 रुपीज़ के लिए। 19,900 का तो कोई इशू है नहीं। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने एक प्रोविजो ऐसा डाला है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस रिसीव्स एन अमाउंट up to ₹1,000 in excess of amount indicated in the invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall at the option of the said supplier be the date of issue of invoice relating to such excess amount। वो क्या बोल रहे हैं, अगर आपने जो इनवॉइस इशू किया है उस इनवॉइस के अमाउंट से 1,000 रुपीज़ तक का एक्सेस पेमेंट आपको आ जाता है, मतलब जो एडवांस पेमेंट रहेगा मेरे लिए, तो अप टू 1,000 रुपीज़ अगर आप एक्स्ट्रा पैसे रिसीव करते हो तो वो 1,000 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा आपको मिले हैं, द ऑप्शन इज गिवन टू यू कि 1,000 रुपीज़ जब मिलेंगे उसी टाइम पे टैक्स अगर आपको पे करना है तो आप पे करो, या फिर यू हैव टू ऑप्शन कि उस 1,000 रुपीज़ एक्सेस के आगे जब एक्चुअल आप इनवॉइस करोगे उस टाइम पे उसका जीएसटी पे करिए तो भी चलेगा। समझ में आ गया? देखो 2,000 रुपये एक्सेस आते हैं तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मेरे पास, 10,000 रुपये एक्सेस आते हैं तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अप टू 1,000 रुपीज़ अगर एक्सेस पेमेंट रिसीव होता है तो दैट 1,000 रुपीज़ अप टू 1,000 रुपीज़ के एक्सेस पेमेंट के लिए मुझे ऑप्शन अवेलेबल है कि वो 1,000 रुपीज़ पे जब पैसे आते हैं तब भी मैं टैक्स पे कर सकता हूँ, या फिर उस 1,000 रुपीज़ के जब मेरा बिलिंग होगा तब मैं पे कर सकता हूँ। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ गया क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टी? सो मुझे जो 100 रुपीज़ एक्सेस आए हैं तो मुझे ऑप्शन है कि अगर ये 100 रुपीज़ आज एक्सेस आए तो मैं उस 100 रुपीज़ पे आज ही टैक्स पे करूँगा, या फिर जो नेक्स्ट बिलिंग जब मैं करूंगा उसके अगेंस्ट जो 100 रुपीज़ एडजस्ट होने वाले एट दैट टाइम आई विल पे टैक्स। सो माइनर अमाउंट के लिए बॉदर नहीं करना है टैक्स पेयर को, इसके लिए प्रोविजन है। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए एंड बी द सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस और एज द केस में बी द पेमेंट। वो क्या बोल रहे हैं, जितना आपने इनवॉइस किया है या जितना आपको पैसा मिला है उतना सप्लाई आपने ऑलरेडी किया है ऐसा अज्यूम किया है। इसका मतलब मुझे अगर किसी का ऑडिट करना है, वो तो ऑडिट तो लेट्स से नेक्स्ट 15 दिन चलने वाला है, लेकिन उसने आज ही मुझे 50% अमाउंट एडवांस दे दिया, तो आज अगर मेरा 50% एडवांस मुझे मिलता है तो इट इज डीम कि 50% सर्विस मैंने आज ही प्रोवाइड किया है, इसलिए मुझे एडवांस पे टैक्स देना पड़ता है। ओके, अंडरस्टूड? सर्विस का प्रोविजन समझ में आ गया। ओके, नाउ अब अगर सर्विस रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल हो रहा है, ओके, गुड्स के जैसे सेम प्रोविजन यहाँ पे है, लेकिन फर्क इतना है कि गुड्स के केस में डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स था, सर्विस के केस में डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस नहीं है, क्योंकि फिजिकली तो सर्विस ऐसे आती जाती नहीं है कहीं पे, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस तो नहीं मिलेगा। ओके, सिर्फ वो यहाँ से एक्सक्लूड किया है, बाकी सब सेम। देखो, डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट, ओके, डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट सेम है। ओके, और गुड्स के केस में जो 30 डेज था उसकी जगह पे यहाँ पे सिर्फ 60 डेज किया हुआ है। ओके, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन लिeu thereof बाय द सप्लायर। मतलब वहाँ पे हम 31st डे देख रहे थे, यहाँ पे 61st डे देखना है। इन तीनों में से जो अर्लीस्ट डेट है दैट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अंडरस्टूड? ओके, provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause A, B and C, time of supply shall be the date of entry in the books of accounts of the recipient. ओके, अगर इस कोई प्रॉब्लम हो रहा है और हम ABC क्लॉजेस के अंडर अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना है, मेरे बुक्स में जब मैं एंट्री करूंगा उस सर्विस की दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई।
समझ में आ गया? सेम गुड्स जैसा प्रोविजन, कोई भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ 30 दिन की जगह 60 डेज है, और यहाँ पे डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स वहाँ पे था, यहाँ पे नहीं है, इतना ही फर्क है। ओके, और इसमें एक एडिशनल चीज़ ऐसी है, देखो हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बोला था हमारे सेकंड लेक्चर में। व्हाट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस? ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब मैं किसी ऐसे पर्सन से सर्विस ले रहा हूँ जो इंडिया के बाहर बैठा है। सो रिसिपिएंट इज लोकेटेड इन इंडिया एंड सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब इसमें देखो कैसा है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। हमने जो 9(3) का रिवर्स चार्ज का लिस्ट देखा उसमें तो वो तो नहीं था, कोई भी सर्विस हम इंपोर्ट करो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। इसका रीजन ऐसे है, देखो सर्विस प्रोवाइडर तो इंडिया के बाहर है, उससे गवर्नमेंट कैसे टैक्स कलेक्ट कर सकती है, लेकिन रिसिपिएंट तो इंडिया में है ना, तो वो रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर पाएगी। देयरफॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, कोई भी सर्विस हो, हाँ, जहाँ पे हमने देखो एडवोकेट की सर्विस, जीटीए की सर्विस, स्पेसिफिक सर्विस के बारे में हम बोले थे, लेकिन इंपोर्ट ऑफ किसी भी सर्विस का करो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो क्या बोला है देखो, इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज। इंपोर्ट ऑफ सर्विस किससे कर रहे हैं हम? एसोसिएटेड एंटरप्राइज, मतलब मेरा कोई रिलेटेड पार्टी है आउटसाइड इंडिया, उससे मैं कुछ सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूं। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट। इसके लिए सिर्फ थोड़ा अलग से प्रोविजन है कि इफ आई एम इंपोर्टिंग सर्विस नॉट फ्रॉम एनीवन, ओनली फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज, देन व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? जिस डेट पे मैं मेरे बुक्स में उस सर्विस की एंट्री करता हूँ वो डेट, या फिर जब मैं उसको एक्चुअल पेमेंट करता हूँ वो डेट, इसमें से जो अर्लियर है दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ये क्यों ऐसा अलग से प्रोविजन है वो अंडरस्टैंड करो। देखो ऐसा है कि सपोज मेरा कोई पेरेंट कंपनी फॉरेन में है, उससे मैं कुछ सर्विस लेता हूँ, तो मेरा ही पेरेंट कंपनी है, नॉट नेसेसरी मैं हर टाइम उसको पैसे दूंगा उसके। सब्सिडियरी पेरेंट में विदाउट पेमेंट ऑफ मनी ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, तो अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो ये एबीसी के अंडर वो डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए उन्होंने बोला कि अगर आप रिलेटेड पार्टी से कुछ या एसोसिएटेड एंटरप्राइज से कुछ सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो तो आप मतलब रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है, अगेन ये आरसीएम का है, इसका मतलब रिसिपिएंट जिस डेट को बुक्स में एंट्री करता है वो डेट, या फिर जिस डेट को एक्चुअल पेमेंट करता है वो डेट, इसमें से जो अर्लियर है दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम होम, फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अंडरस्टूड? Okay, so this is time of supply for service under reverse charge mechanism. Next, time of supply vouchers, very similar copy paste provision from goods. गुड्स में जो प्रोविजन है वैसे के वैसा यहाँ पे एप्लीकेबल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है उसमें। मतलब क्या, अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है वाउचर इशू करते टाइम तो उसी डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जब वो रिडीम हो जाएगा उस टाइम पे उसका टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अगेन रेसिडुअल प्रोविजन वेरी सिमिलर टू गुड्स, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर 2, 3, 4 के अंडर डिटरमाइन नहीं कर पाते तो अगर आपको पीरियडिकल रिटर्न भरना है तो जब आप वो रिटर्न फाइल करोगे दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, वेरी सेम प्रोविजन, सो लेट्स नॉट डिस्कस इट अगेन। एंड अगेन एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, लेट पेमेंट के लिए जो हमने डिस्कस किया था पर ₹100 हमने एक्सेस लिया है, अगेन वेरी सिमिलर प्रोविजन, वेरी सेम। जो एडिशन इन वैल्यू आप कर रहे हो वो एडिशनल वैल्यू जिस डेट को आपको रिसीव हो रहा है दैट डेट विल बी ट्रीटेड एज टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, अंडरस्टूड? सो ये फर्स्ट रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज के दो अलग प्रोविजन छोड़ के बाकी सब जो है वो वेरी सिमिलर प्रोविजन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है उसमें। ओके, अब कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। देखो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब ये सर्विस का है। हाँ, देखो 6 मई को बुकिंग ऑफ अ कन्वेंशन हॉल, सम एग्रीड ₹15,000, एडवांस ऑफ 3,000 रिसीव्ड। 15 सितंबर को फंक्शन हेल्ड इन कन्वेंशन हॉल। 27 अक्टूबर को इनवॉइस इशूड फॉर 15,000 इंडिकेटिंग बैलेंस ऑफ 12,000 पेएबल, एंड 3 नवंबर को बैलेंस पेमेंट 12,000 रिसीव्ड। देखो क्या है, किसी फंक्शन के लिए मैंने कोई हॉल रेंट पे लिया है, उसका ट्रांजैक्शन है। क्या किया, देखो मैंने 6 मई को मैंने वो हॉल बुक किया, टोटल 15,000 रुपये रेंट देना था, उसमें से 3,000 मैंने एडवांस दे दिए। ठीक है, 15 सितंबर को एक्चुअली इवेंट हेल्ड हुआ वहाँ पे। 27 अक्टूबर को 15,000 के लिए इनवॉइस इशू हुआ और बचे हुए 12,000 मैंने 3 नवंबर को पे कर दिए। ओके, अब हमको देखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है। हाँ, इसमें कैसे एडवांस पेमेंट है कितने
ओके एडवांस पेमेंट है 3000 रुपीज का, सो 6th मई को ही टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा ओनली फॉर 3000, नॉट फॉर 15,000। अंडरस्टूड? ओके, एडवांस कितना दिया है? 3000 का दिया है, सो 6th ऑफ मई विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दैट 3000। सो 3000 का टाइम ऑफ सप्लाई ऑलरेडी हो गया, अब बचे हुए 12000 का क्या? देखो इवेंट कब हेल्ड हुआ? 15th ऑफ सितंबर को, लेकिन इनवॉइस इशू हुआ है 27th ऑफ अक्टूबर को। देखो डेट कब, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है? 15 सितंबर। सर्विस कब प्रोवाइड हुई? 15 सितंबर को प्रोवाइड हुई। इनवॉइस 27th अक्टूबर को, मतलब 30 दिन के बाद इशू हुआ है। सो इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। सो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 15 सितंबर और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट 3rd नवंबर, विच एवर इज अर्लियर। सो क्या होगा? देखो 3000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा 6th ऑफ मई, क्योंकि वो एडवांस में पैसे मिले थे, और बचे हुए 12000 का टाइम ऑफ सप्लाई 15 सितंबर को आ जाएगा, राइट? बिकॉज अगर देखो, अगर ये इनवॉइस ओके 15 सितंबर 27 अक्टूबर की जगह 10 अक्टूबर को इशू किया होता तो क्या हो जाता? वो विद इन 30 डेज हो जाता। सो मैं 10 अक्टूबर और 3rd नवंबर विच एवर इज अर्लियर, मतलब 10 अक्टूबर उसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता। ओके, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? नेक्स्ट देखो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, अज्यूम दैट सर्विस बीइंग सप्लाइड इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ये सर्विस कैसे टैक्सेबल होने वाली है? रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल। 4th मई को द सप्लाई सर्विस ऑफ सर्विस इशूज द इनवॉइस फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड, देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द अमाउंट पेएबल एंड पेमेंट इज डिलेड, एंड अगस्त 21 को पेमेंट हो गया। देखो कैसे 4 मई को मैंने इनवॉइस रेज कर दिया, ओके पेमेंट के लिए बारे में कुछ डिस्प्यूट्स थे, इसके लिए मैंने पेमेंट उसका कब रिसीव हुआ है? अगस्त 21 को रिसीव हो गया। ओके अब देखो, सर्विस अगर रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होती है तो टाइम ऑफ सप्लाई अर्लियर ऑफ 3, फर्स्ट वन डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट, सेकंड वन डेट ऑफ पेमेंट एज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट। सो मेरे लिए ये 21 अगस्त ही है, ओके एंड थर्ड क्या? डे इमीडिएटली फॉलोइंग एंड ऑफ हाउ मच डेज? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सो मेरे सप्लायर ने इनवॉइस कब इशू किया है? 4th ऑफ मई को इशू किया है। वहां से 60 दिन कब एंड होते हैं? कैलकुलेट करो। देखो 60 डेज कब एंड हो रहे हैं? जुलाई डेट नहीं, 4 जुलाई का नहीं होगा, एक दिन अर्लियर होगा ना, मई 31 डेज का है। देखो 4 मई से 31 मई मतलब 27 डेज हो गए, ओके 3rd ऑफ जुलाई को 60 डेज खत्म होने वाले, इसका इमीडिएटली नेक्स्ट डे मतलब 4th ऑफ जुलाई। ओके तो टाइम ऑफ सप्लाई 4th ऑफ मई प्लस 60 डेज मतलब 4th ऑफ जुलाई और 21st ऑफ अगस्त, विच एवर इज अर्लियर। So what will be time of supply? 4th of July will be the time of supply. Okay, understood? Next, determine the time of supply. A German company issues email informing its associated enterprise ABC Limited of the cost of technical service and 2nd of July को पेमेंट हो गया। तो देखो ऐसा है कि मेरे पेरेंट कंपनी है जर्मनी की, उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैंने इतना इतना टेक्निकल सर्विस आपको प्रोवाइड किया है। इसका मतलब आइडियली वो 4 मई को ही मेरे बुक्स में एंटर हो गया है ऑलरेडी, और पेमेंट किया है 2 जुलाई को। सो एसोसिएटेड एंटरप्राइज अगर होता है तो क्या है? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सो इस केस में 4th ऑफ मई विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके समझ में आ गया? ओके सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया सब प्रोविजन? इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई में हमें क्या देखना है कि एट एग्जैक्टली व्हाट टाइम वी आर गोइंग टू पे द टैक्स। ओके नाउ एक छोटा सा टॉपिक है वो हम इमीडिएटली डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके सो गूगल मीट में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, अगेन सेपरेटली आप ज्वाइन हो जाओ, सो रिकॉर्डिंग उसका सेपरेटली अवेलेबल हो जाएगा। ओके